Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss with you another practical problem related to dissolution of partnership firm. So how to solve the questions when balance sheet at the date of dissolution is not given? This is our topic of discussion. So we'll understand this topic with the help of a practical problem. L, M and N, three partners, entered into partnership on 1st July 2017, sharing profits in the ratio of 4:3:3. Their capitals were rupees 60,000, rupees 40,000 and rupees 30,000. They decided to dissolve on 30th June 2018, on which date their position was: bank rupees 7,000, debtors rupees 40,000, bills receivable rupees 5,500, stock rupees 43,000, furniture rupees 2,500. Then certain liabilities are given: creditors rupees 15,000 and bills payable rupees 5,000. And after that it is written L, one of the partner, took over debtors at 25% discount and took over the liability of the payment to creditors. Then M, another partner, took over stock at rupees 13,000 and third partner N takes bills receivable at 5,000 and furniture at 12% depreciation. Bills payable were due after 2 months. So as such, a rebate of 18% per annum was received on their पेमेंट. तो जो बिल्स पेबल थे वो 2 महीने के बाद ड्यू हो रहे थे, लेकिन फर्म 2 महीने पहले बंद हो गई. इस वजह से अर्लियर पेमेंट करने की वजह से बिल्स पेमेंट को के टाइम पर फर्म को मिलता है रिबेट 18% पर एनम के रेट से. 10% per annum interest is to be credited to each partner on his capital. तो पार्टनर की कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देने के लिए कहा गया है 10% पर एनम के रेट से. सो वी नीड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स. तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट नहीं दी, सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज़. तो इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की हेल्प से हम बनाएंगे हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट और फाइंड आउट करेंगे मिसिंग फिगर. तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में ले जाएंगे हम. बैंक बैलेंस एसेट साइड पे जाएगा, डेटर्स एसेट साइड पे जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा, स्टॉक एसेट साइड पे जाएगा, फर्नीचर एसेट साइड पे जाएगा. तो ये सारे हमारे एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे हम ले जाएंगे. इसके अलावा क्रेडिटर्स आपकी एक लाइबिलिटी है जो लाइबिलिटी साइड पे जाएगी, और बिल्स पेबल भी एक लाइबिलिटी है जो कि आपको बैलेंस शीट की आपकी लाइबिलिटी साइड पे शो करनी है. इसके अलावा आप कैपिटल्स पार्टनर की भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पे. तो चलिए बनाते हैं हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट को, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है. सो दिस इज अवर बैलेंस शीट. इसे हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं और सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे एसेट्स को. तो कौन कौन से एसेट्स हमें दिए थे? हमें दिया था बैंक बैलेंस. तो क्वेश्चन से देख के आप इसका अमाउंट लिख लेंगे 7,000 का. डेटर्स दिए थे हमें, डेटर्स थे 40,000 रुपीज़ के, ये हमने लिखा. इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल गिवन थे 5,500 के. स्टॉक हमें दिया था क्वेश्चन में 43,000 का, ये हमने लिखा. इसके अलावा हमें दिया था फर्नीचर. तो फर्नीचर का जो अमाउंट है वो है 2,500. तो क्वेश्चन को देख के आपने सारे एसेट्स को बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया है. इसके अलावा लाइबिलिटीज़ हमने देखी, 2 आउटसाइड लाइबिलिटीज़ थी. सन्ड्री क्रेडिटर्स था, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा था 15,000 का, ये हमने लिखा. इसके अलावा बिल्स पेबल दे रखे थे 5,000 रुपीज़ के, तो इसको भी हमने मेंशन किया. फिर मैंने आपको बताया कि हम लिखेंगे कैपिटल्स को. तो जो कैपिटल्स हैं वो पार्टनर्स की आपको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे शो करनी है. पार्टनर्स थे एल, एम और एन. तो एल की जो कैपिटल है वो है 60,000 रुपीज़ की, एम की कैपिटल 40,000 रुपीज़ की और एन की जो कैपिटल है वो है 30,000 रुपीज़ की. तो ये हमने यहाँ पे लिखी.
अब यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि कैपिटल्स में जो अमाउंट आपको लिखने होते हैं साल के आखिर में, वो होते हैं रिवाइज्ड अमाउंट। जैसे अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो कैपिटल में हम उसको ऐड करते हैं, ड्राइंग्स की हैं तो ड्राइंग्स को हम लेस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म ने कहा है देने के लिए तो वो हम प्लस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं है क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि फर्म को पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि हमारी मिसिंग फिगर क्या निकल कर आती है, फिर डिसीजन हम लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनता है अमाउंट या नहीं बनता है। तो आइए कैपिटल्स का टोटल लिख लेते हैं, 1,30,000 ये हमने यहाँ मेंशन किया। अब हम निकालते हैं मिसिंग फिगर को, तो टोटल किया हमने, लाइबिलिटीज़ का टोटल हमारा बनता है 1,50,000 का, और एसेट साइड का भी हमने टोटल किया जो कि कम आ रहा है, तो हमने जो लाइबिलिटीज़ का टोटल है वो एसेट साइड पे भी लिखा, तो ये है 1,50,000 का। अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस हमारा आया 52,000 का, एसेट साइड कम पड़ी 52,000 से, तो ये डिफरेंस किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका लॉस है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये निकल कर आया बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से हमने बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट किया। ये जो लॉस है अब ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम पार्टनर्स को अलाउ नहीं कर रहे। इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए लॉस ऑफ ₹52,000, एज सच interest on capital will not be allowed. Interest on capital is allowed only in case of profits. So this point need to be remembered. Now we'll prepare realization account. तो realization account को बनाने के लिए आप सबसे पहले realization account में डेबिट साइड पे जो assets हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कौन कौन से assets हैं जो realization account में लेकर जाने हैं। वापस ले जाती हूँ बैलेंस शीट पे, करते हैं डिस्कस। बैंक बैलेंस एसेट साइड का नहीं जाएगा रियलाइजेशन में, कहाँ जाएगा, ये अलग से बैंक अकाउंट हम बनाएंगे। डेटर्स विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट, बुक वैल्यू पे ले जाएंगे हम इनको। बिल्स रिसीवेबल भी रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे जाएंगे बुक वैल्यू पे। स्टॉक भी जाएगा, फर्नीचर भी जाएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस ये नहीं जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ पे नज़र डालते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये जाएंगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। बिल्स पेबल ये भी जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। कैपिटल्स जो आपको दिख रही हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए हम बनाते हैं सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे जितने भी हमारे रियलाइज हो सकते हैं एसेट्स उनको लिख रहे हैं बैलेंस शीट से लाके। डेटर्स लिखा 40,000 पे, फिर हमने लिखा बिल्स रिसीवेबल 5,500 पे, इसके बाद हमारे पास था स्टॉक, हमने स्टॉक लिखा 43,000 का। देन हमारे पास है फर्नीचर, फर्नीचर को लिख लेते हैं, फर्नीचर हमारे पास 2,500 पे है। ऐसे ही हम लिख लेंगे हमारी जो लाइबिलिटीज़ थी, तो हमारे पास था सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास कितने का था 15,000 का, इसको हमने लिखा। फिर हमारे पास सेकंड जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ थी वो थी बिल्स पेबल 5,000 की, इसको हमने लिखी। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, तो हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पे L took over debtors at 25% डिस्काउंट। L डेटर्स को ले जाता है डिस्काउंट पे, कितना डिस्काउंट 25% का। इसके साथ साथ took over liabilities of the payment to creditors, और L कहता है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी पेमेंट मैं करूँगा। तो हम इसको लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लिखेंगे यहाँ पे बाय L's कैपिटल अकाउंट। तो एल ने क्या बोला, क्या ले जाने के लिए बोला, एल ने कहा मैं डेटर्स ले जाऊंगा। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं 40,000 रुपीज़ के। तो वो कितने पर ले जाने के लिए उसको रेडी हुआ, जो आपका एल है उसने कहा कि डेटर्स की जो बुक वैल्यू थी
डेटर्स की बुक वैल्यू थी 40,000 रुपीज़ की, लेकिन एल ने उसको कितने पर ले जाने के लिए कहा? एल ने उसे कहा कि मैं इनको 25% डिस्काउंट पर लेकर जाऊंगा। तो हमने 40,000 का 25% डिस्काउंट निकाला तो वो आया 10,000 रुपीज़ का। ये 10,000 रुपीज़ का जो है ये इसको आप कह सकते हैं ये डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट है आपने 40,000 रुपीज़ में से कर देना है माइनस, इसका मतलब कि एल 30,000 रुपीज़ की वैल्यू पर लेकर गया है डेटर्स को। तो ये 30,000 रुपीज़ जो हैं हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में एंटर करेंगे। इसके अलावा आपने देखा कि एल ने बोला था कि मैं क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर दूंगा, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितने पर ले जाने हैं? क्रेडिटर्स जितनी बुक वैल्यू है, ये देखिए कितनी बुक वैल्यू है 15,000 की, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे चलते हैं, और कौन सा पार्टनर है जो किसी एसेट को लेकर गया है, तो वो देखते हैं। M took over stock at 13,000। M स्टॉक को लेकर गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय M's कैपिटल अकाउंट, और नाम आ जाएगा यहाँ पे क्या लेकर गया, वो स्टॉक लेकर गया। किस वैल्यू पर लेकर गया वो आपको दे रखा है यहाँ पे कि M 13,000 पर लेकर गया है, तो हम यहाँ पे 13,000 एंटर कर लेंगे। और इसके अलावा N टेक्स बिल्स रिसीवेबल एट 5,000 और फर्नीचर को ले जाता है वो 12% डेप्रीसिएशन पे। तो दो चीज़ें लेकर जा रहा है एन, एक तो वो लेकर जा रहा है आपका जो बिल्स रिसीवेबल है वो कितने पर ले जा रहा है, बिल रिसीवेबल वो 5,000 पे लेके जा रहा है। फर्नीचर कितने पे ले जा रहा है, फर्नीचर वो ले जा रहा है 12% डेप्रीसिएशन पर, 12% उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है बिल्स रिसीवेबल एंड फर्नीचर, दो चीज़ें लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो बिल्स रिसीवेबल है वो कितने का है, बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है दैट इज बिल रिसीवेबल, अगर आप देखें तो वो 5,000 यहाँ दे रखा है कि उसकी बुक वैल्यू 5,000 थी, लेकिन उसने क्या बोला कि वो कितने पर लेकर जाएगा, यहाँ देखिए उसने कहा वो बिल रिसीवेबल को 5,000 पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000, तो बिल रिसीवेबल है 5,000 का, प्लस फर्नीचर कितने पे ले जाने के लिए उसने कहा, फर्नीचर को उसने कहा था कि मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर उसने कंडीशन रखी थी कि 12% डेप्रीसिएशन पर, ये 12% डेप्रीसिएशन पर एग्री हुआ वो उसे ले जाने के लिए। फर्नीचर की अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो फर्नीचर की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 2,500 की। तो हम 2,500 के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि डेप्रीसिएशन कितना बनता है। फर्नीचर है हमारा कितने का है, फर्नीचर हमारा 2,500 का, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाने के लिए बोला है। डेप्रीसिएशन का जो रेट है वो दिया हुआ है आपको 12%, तो हमने इसके ऊपर 12% की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की। 12% की जो डेप्रीसिएशन है आपकी वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो वो आपकी निकल कर आ रही है यहाँ पर टोटल 300 रुपीज़ की। तो 300 रुपीज़ की ये बन जाती है डेप्रीसिएशन। इस डेप्रीसिएशन को आप इसकी बुक वैल्यू जो कि 2,500 है उसमें से माइनस करेंगे, तो 2,200 पे ये आपका जो फर्नीचर है उसे वो लेकर गया है एन नाम का पार्टनर 2,200 पे। ठीक है, तो ये आपने इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया। अब हम इसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं कि 2,200 का ये अमाउंट था, तो टोटल 7,200 एंड्स कैपिटल अकाउंट में हमने मेंशन किए। इसके अलावा आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया है। बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 2 months एज सच अ रिबेट ऑफ 18% पर एनम वॉज रिसीव्ड ऑन देयर पेमेंट। तो जो बिल्स पेबल हैं उनके ऊपर भी आपको क्या मिली है, बिल्स पेबल के ऊपर आपको मिली है यहाँ पे 18% की रिबेट। देखिए यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, और ये हैं हमारे बिल्स पेबल। तो ये जो बिल्स पेबल थे इसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया आपने कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि हमें कितना उसके ऊपर अमाउंट पे करना पड़ा। तो जो आपके बिल्स
पेबल थे उसका टोटल अमाउंट था 5000 का। इसके ऊपर अब आप यहाँ पे देने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो आपको रिबेट मिली। रिबेट का रेट कितना था? रिबेट का रेट था 18%। तो इसका 18% और कितने महीने का आपको जो है यहाँ पे रिबेट का कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, वो है कि आपने 2 महीने पहले पेमेंट की, तो 2/12 इसको हम करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास 150 रुपीज़ का रिबेट आया। तो हमने कितना उसको पेमेंट किया होगा? हमने यहाँ पे 5000 जो कि बिल का अमाउंट है उसमें से 150 रुपीज़ कर देने हैं माइनस। तो हमने उसे जो नेट अमाउंट पे किया है दैट इज़ 4850 रुपीज़ का। तो इसको हम दिखाएंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में 4850। ओके, अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें टोटल करना है अपनी डेबिट और क्रेडिट साइड का। किसका टोटल ज़्यादा आता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, जो हमारी डेबिट साइड है उसका टोटल आ रहा है ज़्यादा। कितना आ रहा है टोटल उसका? 1,10,850। और क्रेडिट साइड का टोटल आपका कम आ रहा है, तो डेबिट वाला टोटल दोनों तरफ पे हम लिख देंगे। हमने इसका डिफरेंस निकाला और डिफरेंस जो था वो था 40,650 का। ये डिफरेंस अपना आ रहा था। तो इस डिफरेंस को जो है हमने क्या मान के चलना है? दिस इज़ द लॉस। ये डिफरेंस हमारा लॉस है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो अपना क्वेश्चन था इसमें आपने वो सारी जानकारियाँ भरी, ठीक है, कि कितने कितने हमने एसेट्स जो हैं बेचे, कौन किस एसेट को ले गया, फिर कितनी लाइबिलिटी पे ऑफ की, फिर अब हम इसके जो बैलेंसिंग पार्ट है उस पर पहुंचे हैं। तो हमने जो साइड बड़ी थी उसका टोटल दोनों तरफ लिखा, बैलेंसिंग फिगर निकाला, तो वो अपना 40,650 का आया। सो दिस इज द लॉस बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर होगा लॉस? लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कौन कौन पार्टनर्स हैं? L, M एंड N। तो इसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:3। इस रेशियो में ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें आप इस लॉस को बांटेंगे। लॉस आपका 40,650 का है। बांटने के बाद 16,260 L के अकाउंट में, 12,195 M के अकाउंट में एंड 12,195 N के अकाउंट में डेबिट होगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है आपको डेबिट। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000 एंड 30,000। ये हमने लिखा। इसके अलावा अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पार्टनर के जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दिया था, जो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी, वहाँ से हम इस लॉस को लेकर आए। इस लॉस को हमने किया पार्टनर्स में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। तो वो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। तो 20,800 L के लिए आया, 15,600 M के लिए और 15,600 ही N के लिए ये अमाउंट आया है। टोटल कितना था उनका? ये जो आपका लॉस था वो था 52,000 का लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पे लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट टेकन ओवर किए, एसेट टेकन। तो एसेट्स टेकन कितने कितने थे और कौन कौन पार्टनर लेकर गया वो हमने डिटेल में पढ़े थे। तो 30,000 रुपीज़ का L डेटर ले गया था, तो वो हमने L के अकाउंट में लिखा। 13,000 का स्टॉक M ले गया था, तो वो हमने 13,000 लिखे। और N क्या ले गया था? बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर, जिसका टोटल था 7,200, तो वो हमने लिखा। अब यहाँ पे आप क्रेडिट साइड पे चलिए। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और
यहाँ जिक्र आएगा क्रेडिटर्स का, क्योंकि क्रेडिटर्स की जो पेमेंट थी वो किसने की थी, एल ने। तो एल के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, और कितना अमाउंट उसने क्रेडिटर्स को दिया था, बुक वैल्यू ही 15,000, तो वो हमने लिखी। अब बारी आती है रियलाइजेशन के लॉस को लिखने की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड दिस इज द लॉस। तो ये हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे, तो ये हमने डेबिट किया 16,260 एल के लिए, 12,195 एम के लिए, और सेम 12,195 एन के लिए। ये लिखने के बाद अब हम बैलेंसिंग वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। हम करेंगे अकाउंट्स को बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले एल के अकाउंट की तरफ नज़र डालते हैं। एल का क्रेडिट साइड का टोटल आता है 75,000 और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हम क्रेडिट वाला टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे और बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल कर आई 7,940 की। तो ये आप टू बैंक अकाउंट के नाम पर लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये अमाउंट हमने इसको किया है पे। सो दिस इज द पेमेंट मेड टू एल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एम का भी हम कर लेते हैं इसी प्रकार से अकाउंट सेटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल है इसका 40,000 आपका, और यहाँ पे मैं अगर इसकी डेबिट साइड देखूँ तो डेबिट साइड तो इसकी मुझे ज़्यादा लग रही है। ओके, तो इसका डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, वो है 40,795। तो मुझे यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे भी लिखना पड़ेगा 40,795। तो अब यहाँ पे हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर एम के लिए आया 795 का। इसका मतलब कि एम को पैसे लाने पड़ेंगे, फर्म को देने पड़ेंगे, तो मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, ये है डेफिशिएंसी ब्रॉट इन। तो एम को डेफिशिएंसी ब्रॉट इन करनी पड़ी, फर्म को पैसे देने पड़े। एन की अगर मैं बात करूं तो एन का क्रेडिट साइड 30 है, जबकि इसका डेबिट साइड ज़्यादा है। इसका डेबिट साइड है 34,995। तो मैं दोनों तरफ लिख लूँगी 34,995। तो ये भी इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर आया 4,995। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एम और एन है ये पैसे लेकर आए हैं, ठीक है, इनका डेफिसिट बैलेंस था, और जो एल था सिर्फ उसी का जो बैलेंस था वो क्रेडिट था और उसको फर्म ने पैसा कर दिया वापस। अब हम बनाएंगे लास्ट में किसको, बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। या अपनी बैलेंस शीट से अमाउंट लेकर आना है 7,000 रुपीज़ का। इसके बाद आपने देखा कि हमने दो लोगों से पैसे लिए। अभी अभी आपने डिस्कस किया कि हमने एम की कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी देखी थी। एम पैसे लेकर आया, कितने लेके आया 795। और कौन लाया पैसे, और एन भी लेकर आया, तो हमने लिखा टू एन्स कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे वो लाया 4,995। इसके अलावा रियलाइजेशन में एक आपने पेमेंट देखी थी बिल्स पेबल की, तो वो हम लिख लेते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा बिल्स पेबल। हमने कितना पैसा उनको दिया था 4,850 का। इसके अलावा आपने और किसको पेमेंट की, अभी आपने देखा एल को हमारा जो पेमेंट था वो हुआ है, तो बाय एल्स कैपिटल अकाउंट हमने इसको पे किया। कितना पे किया 7,940। अब लास्ट का स्टेप, हम अपने बैंक अकाउंट का टोटल निकाल के देखेंगे कि दोनों साइड्स मैच करती हैं या नहीं करती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो आपका बैंक अकाउंट है इसकी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 12,790 और इसकी क्रेडिट साइड का भी टोटल आ रहा है 12,790। तो जब भी टोटल सेम आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेक्टली अटेम्प्ट किया है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।